स्वागत है आपका क्राइम डायरी में, जहां हम समाचारों के पीछे छिपे असली अपराधों की खोज करते हैं। हम सिर्फ घटनाओं को दोहराते नहीं, हम उनकी जड़ तक जाते हैं। आज की कहानी चोरी या हत्या की नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे अपराध की कहानी है जो डिजिटल था, जिसका हथियार था एक ऐप और जिसका मैदान था राष्ट्रीय सुरक्षा। चलिए शुरू करते हैं। 2010 के दशक के शुरुआती वर्षों में चीन की एक छोटी सी कंपनी बाइट डांस ने एक ऐप लॉन्च किया जो जल्द ही दुनिया भर में वायरल हो गया। टिकटॉक। यह पहला शॉर्ट वीडियो ऐप नहीं था, लेकिन सबसे तेजी से वायरल होने वाला। अपने आकर्षक एल्गोरिथम, लिपसिंग फिल्टर और आसान इंटरफेस के साथ टिकटॉक ने भारत में धूम मचा दी। साल 2020 तक टिकटॉक के भारत में 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स थे। चीन के बाद इसका सबसे बड़ा बाजार। यह सांस्कृतिक घटना बन गया। बच्चे डांस कर रहे थे, नए इन्फ्लुएंसर बन रहे थे और ब्रांड्स टिकटॉक पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे। लेकिन जब भारत नाच रहा था तो बीजिंग देख रहा था, और कुछ लोगों का कहना है सुन भी रहा था। 2019 से ही भारत के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी देनी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि टिकटॉक की डेटा नीतियों में यह बात छिपी थी कि यूजर का डेटा, जैसे लोकेशन, डिवाइस की जानकारी और भी बहुत कुछ, चीन में स्थित सर्वर्स पर स्टोर किया जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं तो क्या हुआ, बड़ी बात नहीं है, तो यहां एक बात याद रखिएगा। भारत में डेटा सुरक्षा का कोई ठोस कानून नहीं था। कम से कम तब तक नहीं जब तक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 नहीं आया। तो जब एक विदेशी कंपनी के पास भारतीयों के लाखों डेटा हों, तो उसके दुरुपयोग की कोई रोक नहीं होती। विशेषज्ञों ने चेताया कि यह एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा हो सकता है। क्या इस डेटा का इस्तेमाल जासूसी के लिए हो सकता है? क्या साइबर युद्ध में इसका इस्तेमाल हो सकता है? क्या यह डेटा बेचा या चीन सरकार के साथ शेयर किया जा सकता है? ये सिर्फ साजिश सिद्धांत नहीं थे, ये वास्तविक चिंताएं थीं जो खुफिया एजेंसियों और नीति निर्माताओं द्वारा उठाई गई थीं। फिर आया जून 2020। भारत चीन संबंधों में तनाव का एक संवेदनशील समय। कुछ हफ्ते पहले ही गलवान घाटी में हुई झड़प में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। और फिर 29 जून 2020 को भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें टिकटॉक, हेलो, यूसी ब्राउजर, शेयरइट और कई अन्य शामिल थे। कारण, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए आपातकालीन उपाय। सटीक शब्दों में सरकार ने आरोप लगाया कि ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता, रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियां कर रहे हैं। सरल शब्दों में वे भारतीयों की जासूसी कर रहे थे। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, यह था डिजिटल निर्वासन का आदेश। प्रतिबंध ने तेजी से दुनिया को हिला दिया। एक रात में टिकटॉक, जो घर घर में जाना पहचाना नाम बन चुका था, ऐप स्टोर से गायब हो गया। यूजर्स अपने अकाउंट्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे। क्रिएटर्स अपने प्लेटफॉर्म खो चुके थे। कंपनियां अपने विपणन चैनल खो रही थीं। कुछ अनुमानों के अनुसार टिकटॉक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में सालाना $1 अरब से अधिक का योगदान दे रहा था। प्रदर्शन हुए, याचिकाएं दायर हुई, यहां तक कि सेव टिकटॉक इंडिया भी ट्रेंड करने लगा। लेकिन सरकार अडिग रही। और फिर कुछ दिलचस्प हुआ। अन्य देशों ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि यूरोपीय संघ ने भी अपनी नीतियों की समीक्षा करनी शुरू कर दी। अमेरिका ने भी ट्रंप सरकार के तहत टिकटॉक पर प्रतिबंध की कोशिश की, हालांकि बाद में इसे अदालत ने रद्द कर दिया। भारत ने एक उदाहरण स्थापित किया। एक संदेश दिया गया, आपका डेटा हमारा है, आपका नहीं। टिकटॉक ने प्रतिबंध को बिना लड़े नहीं छोड़ा। दिल्ली उच्च न्यायालय में टिकटॉक ने याचिका दायर की, जिसमें प्रतिबंध को अनुचित और संविधान के खिलाफ बताया गया। कंपनी ने तर्क दिया कि उसने भारतीय डेटा को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं और $1 अरब का निवेश करने और हजारों भारतीयों को नौकरी देने की योजना भी बनाई है। लेकिन भारत सरकार ने अपना स्थान बनाए रखा। जवाब में उसने अदालत को गुप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं किए जा सकते थे। इससे न्यायपालिका के सामने एक मुश्किल स्थिति उत्पन्न हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा की गोपनीयता और जवाबदेही के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? मामला कई सालों तक चला। अंततः 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक की याचिका को खारिज कर दिया। सरकार के फैसले को बरकरार रखा। प्रतिबंध अब हमेशा के लिए था,
टिकटॉक के जाने के बाद शॉर्ट वीडियो जगत में एक खाली जगह बन गई। आए घरेलू विकल्प। ऐप्स जैसे एमएक्स टाकाटक, चिंगारी, मित्रों और रोपोसो लोकप्रिय हुए। कुछ सफल रहे, कुछ असफल। लेकिन संदेश स्पष्ट था। भारत अपनी डिजिटल पारिस्थितिकी खुद बनाने के लिए गंभीर था। प्रतिबंध ने भारत के लंबे समय से लंगड़ा रहे डेटा संरक्षण बिल के काम को भी तेज कर दिया, जो 2023 में अंततः डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपीए 2023 के रूप में पारित हुआ। यह नया कानून सरकार को क्रॉस बॉर्डर डेटा प्रवाहों को नियंत्रित करने, निजी जानकारी के दुरुपयोग पर दंड देने और विदेशी कंपनियों को जवाबदेह बनाने की शक्ति देता है। यह निजीता के समर्थकों के लिए एक बड़ी जीत थी और वैश्विक टेक दिग्गजों के लिए एक जागरूकता का संकेत। फिर भी कुछ सवाल बने रहे। क्या प्रतिबंध वास्तव में सुरक्षा के लिए था या यह भारतीय स्टार्टअप्स की रक्षा करने का एक तरीका था? आलोचकों का कहना है कि सरकार ने टिकटॉक के जासूसी करने के ठोस साक्ष्य कभी प्रकाशित नहीं किए। बिना उसके नागरिकों को ऐसे निर्णयों पर भरोसा कैसे करना चाहिए? दूसरे इसके विपरीत कहते हैं कि एक ऐसी दुनिया में जहां डेटा शक्ति है, साक्ष्य की प्रतीक्षा करना बहुत देर हो सकती है। सच तो यह है कि सच्चाई कहीं बीच में है, लेकिन यह स्पष्ट है कि भारत ने एक बड़ा कदम उठाया जिसने डेटा, निजता और राष्ट्रीय संप्रभुता के वैश्विक संवाद को बदल दिया। तो हमें टिकटॉक प्रतिबंध से क्या सीख मिली? 1. डेटा नया तेल है और जो इसे नियंत्रित करता है वही भविष्य को नियंत्रित करता है। 2. राष्ट्रीय सुरक्षा में साइबर सुरक्षा भी शामिल है और सरकारों को इसके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। 3. टेक न्यूट्रलिटी एक मिथक है। हर ऐप का एक देश होता है और हर देश का एक एजेंडा। 4. स्थानीय नवाचार महत्वपूर्ण है और भारत अपने डिजिटल भविष्य को स्वयं बनाने के लिए तैयार है। भारत में टिकटॉक अभी भी प्रतिबंधित है। बाइटडांस ने अन्य बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। इस बीच भारतीय स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, हालांकि मिश्रित सफलता के साथ। डीपीडीपीए अभी भी विकसित हो रहा है, प्रवर्तन जारी है और डिजिटल संप्रभुता पर बहस खत्म नहीं हुई है। लेकिन एक बात निश्चित है, डेटा के लिए युद्ध अभी शुरू हुआ है और भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। यही है टिकटॉक प्रतिबंध की कहानी, शक्ति, निजता और देशभक्ति की कहानी। एक राष्ट्र की अपने डिजिटल अधिकारों के लिए खड़ा होने की कहानी। एक पीढ़ी की कहानी जो पर्दे पर नाचती रही, लेकिन एक दिन उन पर्दों पर अंधेरा छा गया। अगर आपको यह एपिसोड प्रेरक लगी तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, नीचे कमेंट करें, हमें अपने विचार बताएं। क्या प्रतिबंध उचित था या यह एक गलती थी? और याद रखें, अपराध विकसित हो सकता है, लेकिन न्याय और तेजी से विकसित होता है। क्योंकि क्राइम डायरी में हम भूलते नहीं, हम माफ नहीं करते, हम जांच करते हैं। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रश्न करते रहिए।